गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये जो वीडियो है आज का वो क्लास 8 के लिए है और जो टॉपिक है ज्योग्राफी में वो उस टॉपिक का नाम जो है आपको कंपैरेटिव लैंड यूज इन द वर्ल्ड है। कंपैरेटिव लैंड यूज इन द वर्ल्ड। तो हम लोग इस चैप्टर को इस टॉपिक को पढ़ते हैं, कंपैरेटिव लैंड यूज इन द वर्ल्ड। तो इसमें लिखता है कि डेवलपमेंट कंट्रीज ऑफ द वेस्ट and getting much more out of the land in comparison to the people of Asia and Africa because they have the best available technology to put land to the best possible use। कहता है कि एशिया और अफ्रीका में भूमि का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है। अब ये कहता है कि कारण क्या है, तो कारण कह रहा है कि वहां पे एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया है, उस टेक्नोलॉजी के कारण वहां का जो लैंड है उस लैंड पर एग्रीकल्चर के लिए या किसी भी चीज के लिए प्लानिंग किया जाता है और उसके अनुसार ही वहां की भूमि का प्रयोग करके काम किया जाता है और वहां पे बहुत अच्छे ढंग से संभव होता है प्लान करना और उसका भूमि का उपयोग करना। कहता है इन सम एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज, कहता है कि कुछ अफ्रीकन और एशियन देशों में यानी एशियाई देशों में इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अब शहरीकरण का विकास हो गया है कुछ क्षेत्रों में, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का उच्च घनत्व हो गया है, यानी जनसंख्या का जो घनत्व है डेंसिटी है वो बढ़ गया है। फिर कहता है कटिंग, क्या हो रहा है, कटिंग यानी काटे जा रहे हैं क्या, ऑफ माउंटेन फॉर माइनिंग, पर्वतों का कटाव किया जा रहा है खनन के लिए, यानी उसमें से मिनरल्स को निकाले जाते हैं इसलिए उसका कटाव किया जा रहा है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को काटा जा रहा है। एक्सक्लूसिव इन इरिगेशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सिंचाई की क्रिया की जा रही है। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, और देखिएगा कि उन सभी देशों में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है। पहले मैन्यूर का प्रयोग किया जाता था, अब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया जा रहा है, ये देखने के लिए मिल रहा है। फिर कहता है fertilizer and pesticides and decreasing the productivity of land, और इसके कारण क्या है, भूमि का जो उत्पादन करने की क्षमता है वो कम होते जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है जिसके कारण तुरंत तो नहीं लेकिन 20, 25, 50, 100 वर्षों के बाद उस मिट्टी की क्षमता खत्म हो जाएगी, यानी उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं कि उसकी फर्टिलिटी मर जाएगी, उर्वरक क्षमता मर जाएगी। अब कहता है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भूमि जो है वो सभी जगहों पे एक समान नहीं है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पेनी प्लेन है, एक समान तो सब जगह है नहीं। इसीलिए हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं भूमि को, इसको 3 कैटेगरी में बांटते हैं, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन। ये जो मैंने पहले ही आपको बता दिया, माउंटेन, प्लेट्यू एंड प्लेन, ये 3 इलाके होते हैं। तो सबसे अधिक जो उत्पादन होता है, सबसे अधिक जो मानव निवास करता है वो प्लेन वाले इलाके में, सबसे अधिक एग्रीकल्चर का कार्य किया जाता है प्लेन इलाके में, सबसे अधिक इंडस्ट्री बैठाए जाते हैं प्लेन इलाके में, और उसके बाद प्लेट्यू वाले इलाके में। माउंटेन इलाके में तो बहुत कम ही इंडस्ट्री का फॉर्मेशन होता है या फिर एग्रीकल्चर का कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ उस इलाके में भी कुछ ऐसी फसलें हैं जिनकी खेती की जाती है। कैसे की जाती है, तो पर्वतों को काट के ढालनुमा बनाया जाता है और उसके पानी को वहां पे रोक करके और वहीं पे खेती की जाती है। कहता है कि आफ्टर
अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स ऑफ द रिसोर्सेज, है ना। आप जब तक हम लोग समझे तब तक, है ना, संसाधनों का जो स्वरूप था वो विजिबल यूज ऑफ लैंड कैन बी मेड। अभी कहता है ना, सेंसिबल यूज ऑफ लैंड कैन बी मेड। अब लोग क्या करने लगे, भूमि का उपयोग बहुत ही तेजी से करने लगे, बहुत भूमि का उपयोग बढ़ गया तेजी के साथ। अब इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो माउंटेन वाला इलाका है, अब इसमें पढ़ना है सबसे पहले माउंटेन। हम लोग को क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है माउंटेन। तो माउंटेन हम लोग को पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है। तो पर्वत पे क्या होता है कि देखिएगा कि जो हमारा ये जो पर्वतीय इलाके होते हैं, यहां देखिएगा कि पीक पॉइंट बना हुआ है। ये जो है पीक पॉइंट बना हुआ है, ये हमारा पीक पॉइंट बना हुआ है ना। उसके बाद ये देखिएगा कि थोड़ा कम उबड़ खाबड़ है। उसके बाद ये देखिएगा ये पेनिसिलिन हो गया। तो ये माउंटेन वाला इलाका हो गया, माउंटेन का इलाका हो गया। ये आपको देखिएगा प्लेट्यू हो गया और ये प्लेन का इलाका, तीनों इलाके हो गए। तो क्या होता है कि ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, ये उससे कम उपयोगी होता है और सबसे कम उपयोगी ये होता है। पृथ्वी पर, है ना, 43% भाग हमारे देश का 43% भाग प्लेट्यू ये प्लेन का इलाका है। प्लेट्यू रीजन का भी कुछ हिस्सा होता है और 45% प्लेट्यू रीजन है। 45% प्लेट्यू रीजन है और माउंटेन का भी इलाका है, वो आपको 27% है। ये 20% ही दिखा रहा है, ये जाकर के 100% हो जाएगा। 3 और 5 8 और 2 10 4 4 ये 14% हो गया, ये 14% हो गया। अब क्या होता है कि जो माउंटेन वाला इलाका होता है, ये पीक पॉइंट बनने के कारण इन इलाकों में मानव बहुत कम निवास करता है, ठीक है। लेकिन इन इलाकों में ये टेबल लैंड होता है, ये टेबल लैंड होता है, यानी इसका ऊपरी जो सिरा होता है वो समतल होता है, लेकिन उसके बाद उसका जो स्लोप होता है वो माउंटेन की तरह नहीं होता है। माउंटेन का स्लोप जो होता है एकदम खड़ा होता है और इसका स्लोप जो होता है स्लाइटली होता है, तिरछा होता है। और इस पे स्लोप होता ही नहीं है, होता भी है तो नामात्र के लिए होता है, जिसके कारण सबसे अधिक एग्रीकल्चर का कार्य प्लेन वाले इलाके में किया जाता है। सबसे अधिक मानव निवासी इस इलाके में करते हैं। सबसे ज्यादा खेती का काम, एग्रीकल्चर का काम इस इलाके में किया जाता है। इंडस्ट्री इसी इलाके में बैठाए जाते हैं। पशुपालन का काम इसी इलाके में किया जाता है। रोडवेज का विकास, रेलवे का विकास या और भी किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र का विकास जो होता है इन्हीं सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि सबसे अधिक आबादी यहीं पे होती है, यानी पेड़ पौधों का विकास यहाँ तेजी से होता है। कृषि कार्य यहाँ होते हैं। कृषि कार्य क्यों होते हैं? क्योंकि प्लेन इलाका होता है और नदियों के द्वारा प्रत्येक साल बाढ़ का पानी आता है, जिसके कारण इसकी नमी, मॉइस्चर जो होता है बना रहता है, जिसके कारण यहाँ खेती हो जाता है।
और लोग वहीं निवास करते हैं सबसे अधिक जहां पे उनको भोजन मिलता है। तो भोजन सबसे अधिक प्लेन वाले इलाके में मिलता है। अब रहा प्लेट्यू की बात, तो प्लेट्यू को देख लीजिए 45% टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ, टोटल सरफेस कहता है अलाउ दे आर हाई, दे आर फ्लैट ऑन टॉप, 45% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाई प्लेट्यू। पूरे संसार के लैंड मास का 45% इलाका जो होता है वो प्लेट्यू का होता है। किसका होता है? प्लेट्यू का होता है। और ये 45% इलाके होते हैं, जैसे मान लिया जाए पामीर का पठार है जिसको विश्व का छत कहा जाता है, पठार है, मालवा का पठार है, ढक्कन का पठार है, ये कोई भी पठार है वो देख लीजिएगा वो टेबल लैंड होता है। उस पर भी खेती भी की जाती है, कम होता है क्योंकि इसका रॉक्स जो होता है हार्ड रॉक्स होता है, तो खेती कम होती है लेकिन होती है। साथ ही साथ ये टेबल लैंड होने के कारण इस पे मानव निवास करते हैं। अगर ये टेबल लैंड नहीं होता तो यहाँ भी मानव निवास नहीं कर पाता। तो मानव निवास करने का मूल कारण है कि ये टेबल लैंड है, समतल भूमि है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज देखने के लिए मिलता है कि यहाँ जो चट्टान पाए जाते हैं उन चट्टानों का, पत्थरों को हम लोग क्या करते हैं? तोड़ते हैं और तोड़कर उनको कई रूपों में उपयोग करते हैं। जैसे पत्थरों को तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके सीमेंट तैयार किया जाता है, केमिकल उसमें चीज को डाल करके। तो अब जिसके कारण पठार के ढलानों पे, नीचे वाले लो लैंड पर इंडस्ट्री का स्थापित कर दिया जाता है और यहाँ से प्लेट्यू रीजन से पठारों को तोड़ करके वहाँ सप्लाई कर दिया जाता है। नतीजा क्या होता है? टेबल लैंड होने के कारण, पेनी प्लेन होने के कारण, समतल होने के कारण इस पर भी रोडवेज का निर्माण करना आसान होता है। उतना आसान नहीं होता है जितना प्लेन वाले इलाके में होता है, लेकिन यहाँ भी आसान होता है। तो ये हम लोग देखे प्लेट्यू रीजन में। अब इसमें देखिएगा कि ये प्लेट्यू रीजन जो होता है ये काफी मामले में धनी होता है, जैसे मिनरल्स के मामले में बहुत धनी होता है, जिसके कारण यहाँ पे लोगों का एक बहुत अच्छा धंधा होता है, लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होता है, इसलिए लोग यहाँ भी निवास करते हैं, खनन करते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं। जैसे आप देख लीजिए भारत के छोटा नागपुर पठार को, भारत में दक्षिण भारत में देख लीजिए, झारखंड में देख लीजिए, झारखंड के देख लीजिए झरिया है, धनबाद है, इन सभी इलाकों में कोयले का काफी भंडार है, जिसके कारण कोयले का खनन किया जाता है, जिसके कारण प्लेट्यू रीजन क्या है? प्रसिद्ध है भारत का। वहाँ वो धनी कहलाता है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज है और लैंड एक अपने आप में नेचुरल रिसोर्सेज है और उस लैंड को 3 भाग में बांटा गया है, एक प्लेन, दूसरा प्लेट्यू और तीसरा माउंटेन, और तीनों अपने आप में अलग अलग है, तीनों का क्षेत्र अलग अलग है और तीनों की उपयोगिता भी अलग अलग है। तो ये अपने आप में धनी होता है, इसलिए लोग यहाँ भी निवास करते हैं, लेकिन इसकी अपेक्षा कम ही करते हैं। अब रहा माउंटेन का बात, तो माउंटेन जो होता है ये समझ लीजिए कि ये जो होता है माउंटेन, ये सबसे देखिएगा कि अफ्रीका में भी, एशिया में भी, फिर आपको यूरोप में भी, सब जगह पे एक आध पर्वत है जिसको फोल्डेन माउंटेन कहा जाता है। फोल्डेन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, जो कि फोल्डेन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, ये निमोरदार पर्वत का निर्माण हुआ है, तो निर्माण हुआ है। तो ये क्या होता है? ये पेनी प्लेन या प्लेन नहीं होता है, जिसके कारण ये इसका ढाल काफी खड़ा होता है, जिसके कारण यहाँ पे मानव निवास नहीं करते हैं। तो जब मानव निवास नहीं करते हैं तो इन इलाकों में देखिएगा मानव निवास नहीं करते हैं, जीव जंतु भी बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन मानव निवास नहीं करता है, एग्रीकल्चर का कार्य नहीं किया जाता है,
एग्रीकल्चर का कार्य नहीं किया जाता है, जिसके कारण आप ये देखिएगा कि ये क्या होता है, यहाँ ये माउंटेन जो होता है ये भी मिनरल्स के मामले में धनी होता है। मिनरल्स के मामले में धनी होता है, क्यों धनी होता है? इसलिए मिनरल्स के मामले में धनी होता है क्योंकि इसके भी तली में पर्वतों को भी तोड़ा जाता है, पर्वतों को भी काट के और ढालनुमा बनाया जाता है, और यहां पर भी एग्रीकल्चर का कार्य किया जाता है। जैसे भारत में असम को देख लीजिए, असम में चाय की खेती की जाती है, जहां पे विश्व प्रसिद्ध चाय का खेती किया जाता है। कारण क्या है? क्लाइमेट वैसा होता है। इन पर्वतों पे, ढलानों पे हाइट के अनुसार वनों में अंतर पाए जाते हैं, तो इन पर्वतीय इलाकों में वनों की बहुलता होती है, और उन पर्वतीय इलाकों में जल्दी मानव नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण एक भाग वनों से ढका हुआ रहता है। दूसरा कारण है कि ये बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इस पर्वतीय इलाकों से कई तरह की नदियां निकलती हैं। नदियां निकलती हैं जो पर्वतीय इलाके होते हुए मैदानी इलाके तक जाती हैं। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है हिमालय के, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, फिर ब्रह्मपुत्रा नदी मानसरोवर झील से निकलती है, मानसीराम से निकलती है। मानसीराम कहते हैं, ये आपको पर्वत के उस इलाके से, यानी ये भी पर्वतीय इलाके से ही निकलती है। और नदियों की एक विशेषता होती है कि जिधर के तरफ स्लोप होगा उसका पानी उधर के तरफ ही जाता है। नदियां अपने रास्ते में किसी को कुछ नहीं पूछती हैं, बड़े बड़े पत्थरों को, बड़े बड़े पहाड़ों को, पठारों को काट डालती हैं, लेकिन जब उनसे हार्ड चट्टान अगर सामने खड़ा हो जाता है, और वो ग्रेनाइटिक चट्टान हो या हार्ड रॉक्स का बना हुआ हो, तो उसको नहीं काट पाती हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, नदियों को छोड़ दीजिए, 3 सागर और महासागर, जैसे इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरब सागर, ये 3 ओर से भारत के घिरे हुए हैं। भारत के 3 ओर से घिरे हुए हैं, और ये भारत के प्लेटिव रीजन पर 1000 मीटर तक का लहर मारते हैं, लेकिन अभी तक उसका 1 सेंटीमीटर भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो नदियां क्या करती हैं, जब वो चट्टानों को नहीं काट पाती हैं तो अपने रास्ते को बदल देती हैं। ये मेरा आपका आज का टॉपिक हो गया, प्लेन, प्लेट्यू और माउंटेन। इसके बाद हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है उस टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, यानी मिट्टी का संरक्षण। तो मिट्टी का जो संरक्षण है, ये टॉपिक हम लोग अगर चाहेंगे तो पढ़ भी सकते हैं। कहता है कि वी आर अवेयर दैट द टोटल एरिया ऑफ द लैंड अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ लिमिटेड व्हाइल द पॉपुलेशन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। कहता है कि पृथ्वी का जो सरफेस है वो सीमित है, लेकिन हमारी आबादी सीमित नहीं है, दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जा रही है। एवर ग्रोइंग डिमांड्स फॉर हाउसिंग एंड फूड हैव रिजल्टेड इन लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ द अरेबल लैंड एंड फॉरेस्ट कवर। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगा, भोजन की मांग बढ़ेगी, घर की मांग बढ़ेगी, इंडस्ट्री की मांग बढ़ेगी, हर चीज का डिमांड बढ़ जाएगा। अब जब डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मिट्टी का जो पर्वतीय इलाके हैं, जो फॉरेस्ट वाला इलाका है, उन सभी इलाके को साफ करेंगे, वनों का कटाव करेंगे, है ना, पर्वतों को तोड़ेंगे, पठारों को खनन करेंगे, इस तरह की क्रियाएं करेंगे, तो उससे हमको लॉस भी होता है। अब क्या है कि वी नीड टू कंजर्व आवर लैंड रिसोर्सेज। अब जरूरत होती है हमें
भूमि का संरक्षण करने के लिए, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, किसके लिए? अपने भविष्य यानी अपने आने वाले पीढ़ी के लिए। अब ये संसाधन का उपयोग अगर हम ही लोग कर जाएंगे तो उन लोगों के लिए क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि भावी पीढ़ी के लिए हम लोग संसाधनों को संरक्षित करें। दिस कैन बी डन थ्रू, इसीलिए हम लोग इसको कर सकते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं कंजर्वेशन? कहता है कंजर्विंग सॉइल एंड फॉरेस्ट। सबसे पहले हम लोग मिट्टी और वनीय इलाके को बचाएंगे, यानी वनीय इलाके को और मिट्टी को कटाव होने से रोकेंगे। दूसरा कह रहा है एडॉप्टिंग साइंटिफिक टेक्निक्स। हम लोग वैज्ञानिक तकनीक को अपनाएंगे। बात सही है कि अगर वैज्ञानिक तकनीक को अपनाते हैं तो बहुत सारे चीजों को हम लोग रोक सकते हैं। साथ ही साथ रेगुलेटेड एंड जुडिशियस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, यानी कहता है कि एक मात्रा होनी चाहिए केमिकल फर्टिलाइजर की, कितना मात्रा में उसका उपयोग करना है। ज्यादा कीजिएगा मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी और उसके बाद वो क्या होगा? उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी और जब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो सॉइल इरोजन स्वतः शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको इस तरह से हम लोग रोक देंगे। केमिकल फर्टिलाइजर का एक लिमिट मात्रा में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का ध्यान रखना होगा हम लोग को। नेक्स्ट है आपको चेकिंग डिस्ट्रक्शन, यानी कि जो कटाव हो रहा है, जो चीज हम लोग कर रहे हैं बीच बीच में उसको चेक करेंगे, रोकेंगे। इसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़े तो देंगे, लेकिन इसको रोकेंगे। चेकिंग का मतलब होता है रोकना, उसको रोकेंगे, हर चीज को रोकेंगे। कहता है एफॉरेस्टेशन एंड लैंड रिक्लेमेशन, यानी अब क्या रोकेंगे? कहता है कि वनों का जो विनाश हो रहा है उसको रोकेंगे, यानी एफॉरेस्टेशन की क्रिया करेंगे, यानी वनों को लगाएंगे। जिस रेशियो में वनों का कटाव हो रहा है उससे दोगुना रेशियो में हम लोग वनों को क्या करेंगे? लगाएंगे। तो इससे क्या होगा? हमारा एफॉरेस्टेशन की क्रिया होगी और मिट्टी का कटाव भी रुकेगा और वनों का कटाव भी तेज रहेगा, जिसके कारण हमारे सामने जो आने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं का सामना हम लोग कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त भी हुआ। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन, यानी भूमि का कोई एक टुकड़ा कट कर गिरता है तो उसी को भूस्खलन कहा जाता है। और ये भूस्खलन कहीं भी होता है। एग्जाम्पल के रूप में नदी के किनारे वाले भाग को ले लीजिए, पर्वतीय इलाकों का ले लीजिए, पठारी इलाके को ले लीजिए। जैसे मान लिया जाए कोई पर्वतीय इलाका है, चूना पत्थर का लाइमस्टोन का इलाका है और उस इलाके में बारिश हो गई तो उसके बारिश के साथ जब वो रिएक्शन करता है, वाटर के साथ जब वो चूना पत्थर रिएक्शन करेगा तो उसके बहुत बड़े बड़े इलाके को, पत्थरों को वह क्या करता है? पहाड़ के टुकड़ों को क्या करता है? तोड़ देता है, काट देता है और वो क्या होता है? नीचे के तरफ सरफेस पर चला आता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में और देखिए कोंकण रेलवे है, तो कोंकण रेलवे में वो नीचे है सरफेस और माउंटेन जो है वो बहुत पठार जो है बहुत ऊंचा है। अब क्या होता है कि जब बारिश होती है, लाइमस्टोन का इलाका है और रिएक्शन होता है जल के साथ और उसका कटाव होता है, तली उसका कट जाता है, जिसके कारण बड़े बड़े बोल्डर लाइन पे चले जाते हैं, जिसके कारण वहां पे देखिएगा कि 4-4 दिन रेलवे बाधित हो जाती है। तो उसको भी लैंडस्लाइड ही कहा जाता है। अब आ जाइए पठारी इलाके में, पठार के टुकड़े कट के गिर जाते हैं, नदियां क्रॉस करती हैं, उसके बहुत सारे हिस्से को धीरे धीरे वो जो उसका वेव होता है उससे काट देती हैं। या लाइमस्टोन का इलाका है तो रिएक्शन करता है जल के साथ, तो कट टूट के गिर जाता है, जिसको लैंडस्लाइड कहा जाता है, भूस्खलन कहा जाता है। अब उसके बाद आइए नदी होती है, नदी के किनारे वाले भाग में देखिएगा जिसको हम लोग अरार कहते हैं, हम लोग अरार कहते हैं, किनारा कहते हैं। नदी अगर यहाँ है तो उसका मिट्टी का जो लेवल होता है, सरफेस यहाँ होता है और नदी यहाँ है। अब नदी क्या करती है? इसके नीचे नीचे काटते चली जाती है
और यहाँ आती है और यहाँ से इस भाग को उठा के सीधे पलट देती है नदी में, जिसके कारण अब क्या होता है, वहां कोई स्नान कर रहा है पता नहीं चलता है, नतीजा होता है कि 10, 20, 25 लोग उसमें मर जाते हैं। तो भी लैंडस्लाइड ही कहलाता है, यानी भूमि का धंसना, भूमि का टूटना। और भूमि किस रूप में है? भूमि को हम लोग 3 रूप में बांटे हैं, प्लेन, प्लेट्यू और माउंटेन। तो कोई भी रूप हो सकता है, वो टूट के गिर गया तो लैंडस्लाइड कहलाता है। तो यहां तक हमारा लैंडस्लाइड तक खत्म हो गया। अब माइग्रेशन है ना, मैकेनिज्म हम लोग को पढ़ना है, माइग्रेशन मैकेनिज्म पढ़ना है। ये अगले क्लास में आप लोग को मैं वीडियो तैयार करके भेजूंगा। और आप लोग को बहुत बहुत बधाई, आप लोग इस वीडियो को देखिए और देख करके चैप्टर को समझिए, क्वेश्चन आंसर को तैयार कीजिए। और मैं इसी तरह से आपको डेली एक वीडियो भेजता रहूंगा, आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।